हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है। पिछले 2 हफ्ते में मार्केट के अंदर बहुत स्विफ्ट करेक्शन आई है। अप्रैल मार्च 2025 के बाद पहली बार बहुत सारे स्टॉक्स अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम निफ्टी 500 स्टॉक्स का चार्ट देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ दोज स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो देयर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। जैसे कि मैं 30 वीक मूविंग एवरेज को यूजुअली ट्रैक करता हूं। सिर्फ 20% स्टॉक्स टेक्निकली हल्के फुल्के स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर लुकिंग टेक्निकली वेरी वीक। जब भी इस तरीके का सिनारियो होता है तो मैं इस तरीके के सिनारियो को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, क्योंकि यहां पर आप सेपरेट कर सकते हैं टेक्निकली वीक स्टॉक्स को और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को। आई यूजुअली रीबैलेंस माई पोर्टफोलियो फ्रॉम वीकर स्टॉक्स टू स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिक डेटा उठाएंगे ना, तो स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि यूजुअली जो बेयरिश मार्केट में स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो नेक्स्ट बुल रन में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज स्टॉक्स डूइंग वेल इन फ्यूचर इंक्रीजेस। आज मैं एक ऐसा ही टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है सेजिलिटी लिमिटेड। टेक्निकली इस स्टॉक का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। स्टॉक आज के माहौल के अंदर भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। पढ़ना जरूर चाहिए इस तरीके के बिजनेस को। इस वीडियो में सेजिलिटी का मैं कंप्लीट बिजनेस ब्रेकडाउन करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेजिलिटी का बिजनेस बहुत सिंपल है। यूएस के अंदर जो हेल्थ केयर इंश्योरर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, सेजिलिटी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी उनके बैक ऑफिस के जो भी काम होते हैं वो सेजिलिटी संभालती है। फॉर एग्जाम्पल, नए मेंबर्स को एनरोल करना, उनको क्लेम्स देना, उसके बाद जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करना, ऑडिट्स करना, जो हमारे पास क्लाइंट्स आए उनको पे आउट्स देना, इन सब तरीके के काम सेजिलिटी संभालता है। 90% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर और सिर्फ 10% रेवेन्यू इनका हॉस्पिटल से आता है। इसका मतलब जो सेजिलिटी का मेन क्लाइंट है ना, वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब जो यूएस हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम है। बहुत ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की अपॉर्चुनिटी है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टफेस्ट रेगुलेटर इन द वर्ल्ड। अगर सेजिलिटी से कोई भी गलती होती है क्लेम प्रोसेस करने में, तो आपके ऊपर लीगल पेनल्टीज लगती हैं, बहुत बड़ी लीगल रेमिफिकेशंस हो सकती हैं। आपके क्लाइंट की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है और सेजिलिटी को फ्यूचर में काम मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर इन द कंट्री। तो यूएस के अंदर जितने भी बड़े बड़े इंश्योरर्स हैं ना, उन्होंने अपना काम इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स कर रखा है, एंड सेजिलिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सच कंपनी इन द कंट्री टुडे। अगर सेजिलिटी का बिजनेस आप ऊपर से देखोगे ना, तो आपको लगेगा इट्स येट अनदर आईटी कंपनी, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस या और भी बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, उसी तरीके की कंपनी सेजिलिटी है। हाउएवर, व्हेन यू डिग डीप इनटू द बिजनेस, देन यू कम टू नो कि सेजिलिटी का जो मोट है ना, और इनकी जो प्राइसिंग पावर है, दैट इज मच मोर सुपीरियर देन कंपनीज लाइक टीसीएस एंड इन्फोसिस। तो इस सेगमेंट में सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि सेजिलिटी का बिजनेस हम आज के दिन में क्यों पढ़ रहे हैं। रीजन नंबर 1, टेक्निकल्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ये एक आईटी इंडेक्स का स्टॉक है। आईटी इंडेक्स रिमेंबर अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 20-25% नीचे ट्रेड कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज 30-30, 40-40% डाउन है, लेकिन सेजिलिटी आज के दिन में अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सेजिलिटी कुछ ना कुछ तो ठीक कर रहा है। सबसे बड़ा मोट फॉर सेजिलिटी इज द स्विचिंग कॉस्ट। अगर एक यूएस इंश्योरर के साथ सेजिलिटी पिछले 10 साल से काम कर रही है, तो यूएस इंश्योरर के पास बहुत बड़ा एक रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से वो सेजिलिटी को चेंज करके किसी और वेंडर को ले आए। यानी उसके लिए स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है। दिस इज द बिगेस्ट मोट इन द कंपनी। देखिए, जो आईटी स्पेंडिंग होती है ना, वो यूजुअली डिस्क्रिशनरी बास्केट में आती है। यानी अगर किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अगर अपने आप को मॉडर्नाइज करना है, तो वो आईटी के ऊपर स्पेंड करता है। ये स्पेंडिंग ना मैंडेटरी नहीं होती उनके लिए, लेकिन अगर साइकिल बहुत अच्छी चल रही होती है तो सभी बैंक्स अपने आप को मॉडर्नाइज करते हैं ताकि वो अपने कंपटीशन के साथ कंपीट कर सके।
लेकिन सेजिलिटी के केस में ऐसा नहीं है। सेजिलिटी जब किसी इंश्योरर के साथ काम करती है ना, तो बिना सेजिलिटी के इंश्योरर का काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। इनफैक्ट इंश्योरर का जो प्रोसेस है ना, पूरा वर्क फ्लो है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, जिसको सेजिलिटी हैंडल करती है। आहिस्ता 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 जैसे जैसे सिजिलिटी और इंश्योरर लंबे वक्त के साथ एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इंट्रिकेसीज और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। इंश्योरेंस के अंदर वर्क फ्लोज कितने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज कीजिए एक आदमी है जो नया एनरोल आपके इंश्योरेंस के साथ हुआ है, सपोज राहुल है उसका नाम। अब राहुल जब किसी इंश्योरर के पास आता है तो सेजिलिटी पहले देखती है कि राहुल की एज क्या है, वो इंश्योरेंस ले सकता है या नहीं ले सकता, या उसको कितना कवर मिलना चाहिए। उसके बाद उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देता है। उसके बाद अगर राहुल हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो इंश्योरर के बीच में और हॉस्पिटल के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी ना, वो सिजिलिटी के थ्रू होगी। और इंफॉर्मेशन ना बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो जाती है, आपको हर एक बिल को एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद ये देखना होता है कि एक्चुअली में राहुल ने जो क्लेम किया है वो क्लेम बनता है या नहीं बनता। उसके बाद ये चेक करना होता है कि हम कितना पैसा राहुल के बिहाफ पर हॉस्पिटल को पे करेंगे, है ना। तो इस सब की वेटिंग होती है, ऑडिटिंग होती है। उसके बाद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लीगल रूल्स है अमेरिका के अंदर, जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने गलत पेमेंट कर दी या कम पेमेंट कर दी तो आपके ऊपर लीगल लाइबिलिटीज होती है। और यूएस में लीगल लाइबिलिटीज बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके ऊपर कोई लीगल क्लेम आए। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती है इस तरीके के धंधे के अंदर। उसके बाद आपको कस्टमर्स की जो एंग्री कॉल्स होती हैं वो भी अटेंड करनी पड़ती हैं। इन सब इंट्रिकेट जो वर्क फ्लोज है ना, उनमें सेजिलिटी ऑलरेडी एक कंपनी के साथ काम कर रही है। सपोज कीजिए वो कंपनी चाहती है कि अब हम सेजिलिटी को हटाकर किसी एक्स कंपनी को इस जगह पर ले आए, तो उस कंपनी के लिए बहुत 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 मुश्किल प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि नॉलेज ट्रांसफर अपने आप में ही बहुत लंबा टाइम ले लेगी और आपको रेगुलेटरी हर्डल्स को भी क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए स्विचिंग कॉस्ट बहुत मुश्किल हो जाती है इस धंधे के अंदर। जो सिजिलिटी के क्लाइंट्स है ना, टॉप 3 क्लाइंट्स हैं, वहां से लगभग 65% ऑफ देयर रेवेन्यू आता है और उनकी एवरेज 17 साल से वो सिजिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट सिजिलिटी के बिजनेस के अंदर आज के दिन में ये है। उसके बाद आपके पास एक डोमेन एक्सपर्टीज है, आप दूसरे किसी सेक्टर में काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ फोकस्ड हो हेल्थ केयर सेक्टर में, जो अपने आप में आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की और बेटर नॉलेज देता है। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऐसी होती है जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता या फिर जिसको लिखा नहीं जा सकता, वो आपने पिछले 15-20 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है। ये एक्सपीरियंस सेजिलिटी को एक बिजनेस मोड देता है जिसको आसानी से रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। आईटी कंपनी को स्टडी करते हुए एक चीज मैं जरूर देखता हूं, जरूर चेक करता हूं कि एआई का इंपैक्ट यहां पर क्या होगा। तो एआई का इंपैक्ट भी इस बिजनेस मॉडल के ऊपर मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है फॉर अ सेजिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और आज के दिन में कोई भी ऐसा एआई टूल नहीं है जो 100% डिपेंडेंट हो, जिसकी वजह से क्लाइंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते अनचेक्ड एआई का इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से आज के दिन में जो एआई टूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना इस सेक्टर में टू एंड थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो सेजिलिटी की बिलिंग होती है ना, वो हेडकाउंट बेस्ड नहीं है, जैसे टीसीएस और इन्फोसिस की होती है। जितने लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उतना रेवेन्यू इन्फोसिस को और टीसीएस को मिलता है ना। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जहां से आईटी कंपनीज पैसा कमा रही हैं। सेजिलिटी का जो नया रेवेन्यू आ रहा है ना, वो वॉल्यूम बेस्ड आ रहा है, यानी सेजिलिटी कितना काम कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका रेवेन्यू कितना आता है, उनकी बिलिंग किस तरीके से होती है। तो अगर सेजिलिटी अपने प्रोसेसेस के अंदर एआई को इंप्लीमेंट करती है तो क्या होगा, उनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी और जो उनका रेवेन्यू आता है वो इस बात के ऊपर आता है कि वो कितने क्लेम्स को प्रोसेस कर रहे हैं। अगर वो एआई इंप्लीमेंट करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्लेम्स को सस्ते से सस्ते के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके रेवेन्यू शॉर्ट टर्म में बम्प अप होते हुए नजर आ सकते हैं, है ना। तो कंपनी के मार्जिन्स भी हमें बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं अगर एआई की इंप्लीमेंटेशन सेजिलिटी अपने प्रोसेसेस के अंदर सक्सेसफुली कर लेती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एआई का नेगेटिव इंपैक्ट आज के दिन में मुझे सेजिलिटी के बिजनेस मॉडल पे नहीं नजर आ रहा, इनफैक्ट एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आप कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर नजर डालेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के मार्जिन्स बहुत बहुत स्टेबल है। 23, 24, 25% की रेंज में इनके मार्जिन्स रहते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा क्यों है?
कंपनी के मार्जिन्स इतने अच्छे और इतने स्टडी क्यों हैं? उसका रीजन ये है कि क्लाइंट सेजिलिटी को बहुत जल्दी स्विच नहीं कर सकता, है ना? आईटी कंपनीज में यूजुअली क्या होता है, 3 से 5 साल के बाद दोबारा कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स होती हैं और अगर बहुत बड़ा क्लाइंट है तो आपको सस्ते में काम करना पड़ता है, जिससे आपके मार्जिन्स पर इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेजिलिटी में आप बहुत जल्दी स्विच नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपके जो रेवेन्यूज है ना और मार्जिन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टेडी नजर आते हैं। तो इसकी वजह से आपको बहुत सडन प्राइसिंग वॉर नजर नहीं आएगी, आपको मार्जिन्स फ्लक्चुएट होते हुए नजर नहीं आएंगे, है ना? बहुत स्टेडी बिजनेस है, बहुत सिंपल सुलझा हुआ बिजनेस है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही शायद कंपनी अगले 3 साल 4 साल 5 साल में परफॉर्म करेगी। इस तरीके की बिजनेसेस के बारे में मैं कहूंगा कि ये साइलेंट कंपाउंडर्स होते हैं, जैसा कि चार्ली मंगर हमेशा बात करते थे। अब सवाल उठता है कि कंपनी ग्रो कैसे करेगी। देखिए, सेजिलिटी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है वॉलेट शेयर एक्सपेंशन। यानी सेजिलिटी जिन कंपनी जिन क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर रही है वहां पर सेजिलिटी के पास और भी ज्यादा धंधा आ रहा है, वहां से सेजिलिटी और भी ज्यादा रेवेन्यू कमा रही है। कैसे कमा रही है? सबसे पहले तो सेजिलिटी एग्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर नए नए वर्क फ्लोज के अंदर जा रही है, एडजेसेंसीज को पकड़ रही है, ठीक है? उसके बाद जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल था ना सेजिलिटी का, वो बिलिंग इनकी होती थी हेडकाउंट बेस पर, लेकिन अब सेजिलिटी वॉल्यूम बेस्ड रेवेन्यू कमा रही है। यानी कितने क्लेम्स प्रोसेस किए उसके बेस पर ये रेवेन्यू कमा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ये जब कमाएंगे जब ये एआई का यूज करेंगे, जिसको ये आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एक वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू मॉडल भी है। यानी अगर आप प्रोड्सो पकड़ते हैं और उसकी वजह से इंश्योरर को फायदा होता है तो कुछ परसेंट ऑफ दैट वैल्यू विल गो टू सेजिलिटी। तो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है ना, वहीं से इनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा रैपिड स्पीड से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट क्लाइंट्स का चर्न बहुत ज्यादा नहीं है, एक क्लाइंट इनके पास आ जाता है तो वो रुक जाता है, ठीक है? वो ज्यादा से ज्यादा धंधा सेजिलिटी को देने लग जाता है। इसके अलावा अगर मैं स्मॉलर ग्रोथ ड्राइवर की बात करूं तो नए क्लाइंट्स नहीं है, नई क्लाइंट्स कंपनी बिल्कुल ऐड कर रही है। स्पेशली जो हॉस्पिटल वाली डिवीजन थी, इंश्योरेंस वाली डिवीजन में इतना ज्यादा रैपिड ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो हॉस्पिटल वाली डिवीजन है जहां से सिर्फ आज के दिन में 10% रेवेन्यू आता है, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है ना? इसके अलावा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कंपनी की जो हिस्ट्री रही है ना मर्जर्स और एक्विजिशंस की, वो बहुत सक्सेसफुल रही है। इन्होंने अपनी डोमेन से बाहर कोई भी एक्विजिशन नहीं किया है ना? हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस के अंदर ही एक्विजिशंस किए हैं ताकि जो इनका वॉलेट शेयर है वो इंक्रीज हो सके, इनकी एक्सपर्टीज इंक्रीज हो सके और ओवरऑल कंपनी के मार्जिन्स और रेवेन्यू और भी ज्यादा रोबस्ट तरीके से ग्रो होते हुए नजर आ सके। तो वो भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ फिगर कंपनी के लिए फ्यूचर में हो सकता है, कंसीडरिंग इनकी कैपिटल एलोकेशन हमेशा ऑन पॉइंट रही है। मार्जिन एक्सटेंशन की बात करें तो अगले 2-3 साल में मुझे नहीं लगता कि मार्जिन बहुत रैपिडली ग्रो होगा, क्योंकि कंपनी एक स्टेडी मार्जिन स्टेट में है। हाँ, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे कंपनी का स्केल बड़ा होगा वैसे वैसे मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। जैसे जैसे एआई का यूज आप ज्यादा करेंगे अपने प्रोसेसेस के अंदर, आपके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा आप हेडकाउंट बेस्ड जो रेवेन्यू कमाते थे उससे मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स क्वालिटेटिव रेवेन्यू, है ना? जैसे जैसे आप ज्यादा क्लेम प्रोसेस करेंगे आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से शायद आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन शायद शॉर्ट टर्म में 2 से 3 साल में मुझे बहुत ज्यादा मार्जिन एक्रेटिव ये बिजनेस नहीं लग रहा। शायद मार्जिन यहीं पर 23, 24, 25% के आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कंपनी का एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, वो है इनके कैश फ्लोज। कंपनी की अगर सीएफओ टू ईबिटा की रेशियो देखोगे ना तो वो 85 से 90% के आसपास रहती है, विच इज वेरी 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 हेल्दी। इट्स मच बेटर देन टीसीएस और इन्फोसिस, जहां पर आपको 75-70% के आसपास कैश फ्लो टू ईबिटा रेशियो नजर आती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, न्यू एज कंपनीज, जो यहां पर मार खा जाती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है जेगल का। जेगल का स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा? क्योंकि कैश फ्लोज अच्छे नहीं है। कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है लेकिन कैश में मार्जिन नजर नहीं आ रहे, यानी जो क्लाइंट की पेमेंट है वो टाइम पे नहीं आ रही, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इस मामले में सेजिलिटी अगेन स्क्वीकी क्लीन बहुत अच्छी कंपनी नजर आ रही है। कंपनी के अगर मैं ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं ना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद 16, 17, 18% से तो कंपनी ग्रो कर ही कर सकती है, 16 to 18% में भी। और कंपनी का ना आज के दिन में डेट है लगभग 400 करोड़ के आसपास का लॉन्ग टर्म डेट है। उस डेट को भी कंपनी जो हेल्दी कैश फ्लोज हैं उनसे आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करने वाली है। तो अगले 2-3 साल में जो कंपनी की बॉटम लाइन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 18 से 20% तक तो ग्रो कर ही कर देगी, विच इज अ वेरी वेरी हेल्दी ग्रोथ। कंसीडरिंग इस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा इस तरीके के फैक्टर्स नहीं है जो पूरे धंधे को डिसरप्ट कर सकते हैं।
हालांकि ये बात भी सच है कि यहां पर आप एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं देखेंगे, बहुत बहुत रैपिड ग्रोथ नहीं देखेंगे, लेकिन 18 से 20% की ग्रोथ इज वेरी वेरी हेल्दी। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो लंबे समय तक 20% तक ग्रो कर सकती हैं। मैनेजमेंट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये कोई ऐसी ओवर द टॉप आपको गाइडेंस देते हुए नजर नहीं आएंगे। यूजुअली अपनी ही गाइडेंस को ये बीट करते हैं। इन्होंने 20% ग्रोथ बताई थी पिछले क्वार्टर में और 21% के आसपास अचीव की। इन्होंने अपनी गाइडेंस भी रिवाइज कर दी, है ना। तो मैनेजमेंट के भी चाल चलन से ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट इज फोकस ऑन देयर वर्क। शेयर प्राइस खुद अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा अगर धंधा अच्छा परफॉर्म करेगा। It's a boring business, but over the period of long term, such boring businesses usually make lots and lots of money for the investors. अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन में इन्वेस्टर को इस कंपनी में जो देखना चाहिए ना, वो ये देखना चाहिए कि आईटी एज अ सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। और यूजुअली होता क्या है, अगर पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता ना, तो उस सेक्टर की जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल सेजिलिटी, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। यूजुअली द होल सेक्टर मूव्स टुगेदर, है ना। तो आईटी के अंदर प्रेशर है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कोई भी इन्वेस्टर अगर इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है ना, तो वो ओवर द टॉप इन्वेस्टमेंट ना करे, जब तक कि हमें पूरे सेक्टर के टर्न अराउंड के ग्रीन शूट्स नजर नहीं आने लग जाते। हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर आईटी अगेन ट्रेंड में आ जाए। आज तो ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क आज के दिन में ये नजर आ रहा है। उसके बाद कंपनी का आईपीओ आया था 1-2 साल पहले। उस समय जो इनके प्रोमोटर थे, उन्होंने ऑफर फॉर सेल किया। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज फॉर ऑफर फॉर सेल। इनका जो स्टेक है वो 82% से घटकर 52% पे आ गया। लगभग 30% ऑफ देयर जो स्टेक है प्रोमोटर ने वो सेल कर दिया। एक बार सवाल उठता है आदमी के दिमाग में, अगर इतना बढ़िया धंधा है तो प्रमोटर सेल क्यों कर रहा है। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर एज अ प्रोमोटर अगर आप सोचेंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता किसी धंधे के साथ बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई कर सकें। 50%, 52% इनका अभी भी स्टेक है इसके अंदर, धंधे के अंदर। तो ऐसा तो है नहीं इन्होंने अपना स्टेक 10-20% तक घटा दिया है। सो प्रोमोटर का अभी भी स्किन इन द गेम है ना। वो बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आती। लेकिन इसके अलावा पीई फर्म्स हैं जिन्होंने आईपीओ से पहले कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था, वो भी एक ओवरहैंग हमें नजर आ सकता है। अगर पीई फर्म ऑफलोड करने लग जाती है, तो बेशक कंपनी के फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे नजर आए, कंपनी के स्टॉक के ऊपर सप्लाई का प्रेशर रहता है, जैसा कि हम आज के दिन में सेमी होटल के अंदर देख रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा रिस्क जो कंपनी के अंदर है वो है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। टॉप 3 क्लाइंट हैं जो 65% धंधा लाते हैं। 80% धंधा इनका मेरे ख्याल से टॉप के 5 या 10 जो क्लाइंट्स हैं वो देते हैं इनको। एक भी क्लाइंट अगर यहां से फिसल जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर एक भी क्लाइंट कभी फिसल जाएगा तो दैट वुड बी अ फेटल एंड फॉर द कंपनी स्टॉक जर्नी। क्योंकि 30-35% रेवेन्यू सिर्फ एक क्लाइंट से आ रहा है आपका। बहुत 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 बड़ा रिस्क है, इसको ट्रैक करना जरूरी है। अगर आज से 3 साल के बाद, 5 साल के बाद ये न्यूज आती है कि इनका एक मार्क्यू क्लाइंट है वो चला गया, तो प्लीज 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 एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। फिर कुछ नहीं हो सकता इस स्टॉक का बहुत लंबे समय तक। उसके बाद यूएस जो हेल्थ केयर रेगुलेशंस है वो क्या पता कब चेंज हो जाए। ट्रंप के राज में तो वैसे भी नहीं कह सकते कब क्या कैसे चेंज हो जाए। जब भी कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होती है तो रेगुलेशन ओवरहैंग हमेशा कंपनी के ऊपर रहता है। तो क्या नई पॉलिसीज आ रही है अमेरिका में, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी को उससे बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो भी ध्यान देना पड़ेगा। अब फाइनल कंसर्न की बात करते हैं, वैल्यूएशन। देखिए, मैं वैल्यूएशन इस केस में किस तरीके से देख रहा हूं। सेजिलिटी एक बीपीओ कंपनी नहीं है। बीपीओ कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर स्विचिंग कॉस्ट कहीं ज्यादा है। बीपीओ में आप बहुत जल्दी अपने वेंडर को स्विच कर सकते हैं क्योंकि नॉलेज एक्सपर्टीज नहीं होती। मार्जिन्स भी बीपीओ में कम होते हैं, यहां पर मार्जिन्स भी हाई हैं। तो सेजिलिटी को एक बीपीओ से ज्यादा वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। बीपीओ कंपनीज को यूजुअली 18, 19, 20 के आसपास वैल्यूएशंस मिलती है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके अलावा सेजिलिटी एक प्रोडक्ट कंपनी भी नहीं है। प्रोडक्ट कंपनीज कैसी होती हैं? देखिए, प्रोडक्ट कंपनीज का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, उसको आप कई साल तक बेचते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो मार्जिन्स हैं वो एक्सप्लोड होते हैं। मार्जिन्स आपके 35%, 40% तक भी चले जाते हैं। तो सेजिलिटी एक प्रोडक्ट कंपनी भी नहीं है क्योंकि इनके मार्जिन्स इतने हाई नहीं है, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, बड़ी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। और यूजुअली प्रोडक्ट कंपनीज को जो पीई मिलता है वो 35 से लेकर 50x तक मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो सेजिलिटी को जो पीई मल्टीपल मिलना चाहिए ना, वो 20x और 30x के बीच में मिलना चाहिए। आज के दिन में कंपनी के जो पीई रेशो है ना वो 30x के आसपास नजर आ रहा है।
तो जो मैंने बैंड बोला 20x से लेकर 30x के बीच में इनको वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, वो उस बैंड में हायर पॉइंट पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर पीई रेशो घटकर 25x आ जाता है या फिर 20x आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बिजनेस बहुत 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 अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो डाउन साइड रिस्क है ना वो कम हो जाएगा। अगर कंपनी का पीई रेशो आज के दिन में 30x है और कंपनी 20% से ग्रो कर रही है, तो पैग रेशो कितना हुआ 30 डिवाइड बाई 20 यानी 1.5x। आज के दिन में 1.5x पैग रेशो पे ये स्टॉक मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी की पीई रेशो घट के 20x आ जाती है, तो पैग रेशो घट के 1 आ जाएगी, विच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, स्पेशली फॉर द कंपनी जिसका लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ रनवे नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट यहां से करेक्ट होती है और सेजिलिटी भी यहां से करेक्ट होता है, तो ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आज के दिन में तुम सेजिलिटी को खरीदोगे तो पैसा नहीं बनाओगे, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। इनफैक्ट टेक्निकल्स तो हमें बोल ही ये रहे हैं कि बेशक स्टॉक का पी कितना भी हो, मैं अब ब्लू स्काई टेरिटरी में जाने वाला हूं, जहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो टेक्निकल्स तो ये कह रहे हैं कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो, लेकिन अगर हम वैल्यूएशंस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक में और 15, 20, 25, 30% की करेक्शन आ गई तो और बढ़िया बात होगी, है ना। आई होप आपको ये बिजनेस एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। रिसेंटली मैं बहुत सारी आईटी कंपनीज को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में आईटी स्टॉक्स को लेकर बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है मार्केट के अंदर। अगले 2-3 साल के बाद शायद आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कब करेंगे नहीं पता, लेकिन हमें उस दिन के लिए रेडी रहना है। हमें अपनी बास्केट बना के रखनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की, ताकि जब आईटी के अंदर पूरे सेक्टर के अंदर ग्रीन शूट्स नजर आने लग जाएं, तो हम अपना पैसा जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर सकें। तो कीपिंग दैट इन माइंड, सेजिलिटी को जरूर पढ़िएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।